काव्या ने गुस्से में फोन काटा और आर्यव को मौत भरी नजरों से देखा। तुम जा सकते हो, पर मेरी नजर तुम पर रहेगी। आज तुम्हारे कनेक्शंस ने तुम्हें बचा लिया, पर जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। काव्या ने तेजी से गाड़ी भगाई, इतनी तेजी से कि हाईवे की धूल आर्यव के मुंह और उसके फटे हुए सूट पर जा गिरी। फक यू! इस लड़की का इलाज तो मुझे जल्द ही करना पड़ेगा। माया, मेरा फोन कहाँ है? मालिक, वो शायद वो पुलिस वाली अपने साथ ले गई। फक हा, उसे लगा होगा वो मेरा डेटा निकाल लेगी, पर वर्धन फैमिली के डिवाइसेस को तोड़ना उसके बस की बात नहीं। मान्या, अपना फोन दो, मुझे हेमा को कॉल करना है। मालिक, हमारे फोन तो गाड़ी के साथ ही ब्लास्ट हो गए। अब ना फोन था ना पैसे। आर्यव और ट्विंस को धूप में पैदल चलना पड़ा। आधे घंटे बाद वो शिखर मीडिया की बिल्डिंग पहुंच गए। आर्यव का सूट फटा हुआ था और चेहरा धूल से भरा। वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। आए, कहाँ घुसा जा रहा है? यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज अलाउड हैं। चल निकल यहाँ से। और मॉडल्स का ऑडिशन कल खत्म हो गया, आज भीड़ मत लगाओ। मेरा नाम आर्यव वर्धन है। मेरी अपॉइंटमेंट वाइस प्रेसिडेंट किरण मेहरा के साथ है। मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। अपॉइंटमेंट? किरण मैम एक भिखारी से मिलेंगी? चल हट, वरना पुलिस बुला लूंगा। आर्यव का सब्र टूट गया। उसने एक पल में दोनों गार्ड्स को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो शीशे का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जा गिरे। बंदर को डराने के लिए मुर्गी का गला काटना जरूरी है। अब सबको पता चलेगा मैं कौन हूँ। रिसेप्शनिस्ट, तुमने ये क्या किया? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। एक बार कहूंगा। किरण मेहरा को कॉल लगाओ और कहो आर्यव वर्धन लॉबी में इंतजार कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने डर के मारे कॉल मिलाया। तब तक लॉबी में 10 सिक्योरिटी गार्ड्स डंडे लेकर आ चुके थे। मैम कह रही हैं कि वो एक जरूरी मीटिंग में है, आपको लॉबी में इंतजार करना होगा। तो किरण मुझे मेरी औकात दिखाना चाहती है। ठीक है। आर्यव ने रिसेप्शन का फोन उठाया। पहले हेमा को कॉल करके मीरा के हाथ नए कपड़े और क्रेडिट कार्ड्स मंगवाए। फिर कमिश्नर हिमांशु को कॉल किया। अंकल, मैं आर्यव। आज शिखर मीडिया से जो भी पुलिस कंप्लेंट आए उसे इग्नोर कर देना। इस छोटे मालिक को इंतजार करवाएगी, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आर्यव ने फोन उठाकर गार्ड के मुंह पर मारा। अगले ही पल वो उन 10 गार्ड्स पर टूट पड़ा। ये लड़ाई नहीं, एक तरफा पिटाई थी। सिर्फ 1 मिनट में 10 गार्ड्स खून से लथपथ फर्श पर रेंग रहे थे। लॉबी में सन्नाटा छा गया। एम्प्लॉयज डर के मारे कांप रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि आज कोई पुलिस नहीं आने वाली। माया, मेरे पीछे आओ। अगर वो बिच नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर जाकर उसे उसकी असली जगह दिखाऊंगा। राइज ऑफ द फॉलन एयर, चैप्टर 31, द सीईओज ब्रूटल एंट्री। कंपनी के कॉरिडोर्स में हर कोई हैरान था। ये फटे पुराने कपड़ों में लड़का कौन है जो हर गार्ड को मूली गाजर की तरह काट रहा है? मान्या और माया शर्म के मारे मुंह छुपा रही थीं। उन्होंने वहां अपने पसंदीदा स्टार्स को देखा, पर ऑटोग्राफ मांगने की हालत नहीं थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मालिक इतने मस्कुलर तो नहीं है, फिर इतनी ताकत कहाँ से आई? जल्द ही वो वाइस प्रेसिडेंट के कैबिन तक पहुंच गए। वहां एक स्टाइलिश चश्मा पहने सेक्रेटरी सोनिया ने रास्ता रोका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो अपने आप को। मैं अभी मैनेजर को बोलकर तुम्हें फायर करवाती हूँ। इस रेप्यूटेबल कंपनी में तुम जैसे भिखारियों की जगह नहीं है। आर्यव रुका, पलटी मारी और चटाक, एक भारी थप्पड़ सोनिया के मुंह पर। उसका चश्मा टूट गया और वो जमीन पर जा गिरी। सोनिया, पिछली जिंदगी में ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। कहती थी मुझसे प्यार करती है, पर जैसे ही मैं खानदान से बाहर हुआ, ये अगले ही दिन किसी और के साथ भाग गई। ये थप्पड़ पिछली जिंदगी का उधार था। दरवाज़ा लाट मारकर खोला। अंदर बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग चल रही थी, जिसे लीड कर रही थी किरण मेहरा। किरण मेहरा, शिखर मीडिया की वाइस प्रेसिडेंट। लोगों के लिए वो एक बिजनेस जीनियस थी, पर आर्यव जानता था कि वो सिर्फ उसके बाप देव राजवर्धन की एक लालची रखाइल थी। आर्यव ने एक शब्द नहीं बोला। वो सीधा किरण के पास गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये क्या कर रहे हो? रुको गार्ड्स, बंद करो ये। जो बीच में आया उसकी नाक टूट गई। किरण का चेहरा तरबूज की तरह सूजन से भर गया था। प्लीज बस करो, चेहरे पर मत मारो। आर्यव ने उसे जमीन पर फेंका और खुद सीईओ की कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया। अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? मेरा नाम है आर्यव वर्धन, देव राजवर्धन का बेटा, और आज से मैं इस कंपनी का नया सीईओ हूँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किरण ने डर के मारे हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये सच है। मैं ये मीटिंग नए सीईओ का स्वागत करने के लिए ही बुला रही थी। किरण, बताओ मैंने तुम्हें क्यों मारा?
मालिक, मेरी गलती थी कि मैंने एम्प्लॉयज़ को आपके आने की सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने बदतमीज़ी की। नहीं, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुम कल मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आई। तुमने अपनी वजह से मेरी मेट्स के सामने मेरी इज्जत कम कर दी। किरण हैरान थी, क्या ये लड़का पागल है या बेवकूफ़? पर आर्यव ने एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखा। नीचे जो तमाशा हुआ है वो तुम्हारा अगला असाइनमेंट है। आज शाम तक पता लगाओ ये किसके कहने पर हुआ और उसे सजा दो। अब निकल जाओ यहाँ से। मैनेजर समझ गए कि ये सब किरण का प्लान था। सबने उसे गुस्से से देखा और कैबिन से बाहर निकल गए। गेम ओवर किरण मेहरा। अभी सारे एग्जीक्यूटिव्स निकलने ही वाले थे कि दरवाजा एकदम से खुला। एक होशियार और हिम्मती लड़की अंदर आई, पर्पल बाल और एक स्टाइलिश ऑफिस आउटफिट। उसके पीछे 20 गार्ड थे जिनके हाथ में वेपन्स थे। आर्या उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया। तभी एक मैनेजर ने माहौल संभालते हुए कहा, मिस एरिया, आप सही वक्त पर आई हैं। ये है मिस्टर आर्या वर्मा, हमारी कंपनी के नए सीईओ। एरिया ने आर्यव के पर्पल बालों को देखा और पहचान गई। उसने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया, पर तभी पीछे से एक हट्टा-कट्टा आदमी अंदर आया। जयेश मेहरा, किरण का भाई और सिक्योरिटी हेड। इसे पकड़ लो, नीचे उतारो इसे। रुको जयेश, इसे मत छूना, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आर्यव ने जयेश को मौत भरी नजरों से देखा। उसे पता था कि आज का एक्सीडेंट इसी सांप ने करवाया था। जयेश को लगा कि आर्यव के आने से उसका एम्बेजलमेंट घपला पकड़ा जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर आर्यव को कुछ हुआ तो देवराज वर्धन उसका सर कलम कर देंगे। सारे एम्प्लॉयज निकल गए, सिर्फ आर्यव, ट्विन्स और एरिया रह गए। एरिया ने आर्यव के सामने सर झुकाया। आर्या वर्मा ने छोटे मालिक को प्रणाम किया है। क्या तुम मुझे भाई नहीं कहोगी? मजाक मत कीजिए मालिक, मैं अपनी औकात जानती हूँ। एरिया उसकी सौतेली बहन थी। उसके बाल पर्पल थे पर उसमें वर्धन खानदान का खून नहीं था, इसलिए वो सिर्फ वर्मा सरनेम यूज करती थी। पिछली जिंदगी में एरिया ने आर्यव की बहुत मदद की थी। मालिक, आप मेरी माँ किरण मेहरा के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो गए? देखो एरिया, अगर मैं परिवार के उसूलों से चलता तो तुम्हारी माँ अपना एक हाथ खो चुकी होती। मैंने उन्हें बहुत हल्की सजा दी है। एरिया उसे सीईओ के नए ऑफिस में ले गई। वो एक शानदार रूम था जो पहले देवराज वर्धन का हुआ करता था। यहाँ मेरे बाप की असलियत का कोई निशान नहीं होना चाहिए। सब कुछ नया है मालिक, मैं अब चलती हूँ। रुको, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं नौकरी छोड़ दूंगी पर आपके साथ अकेले काम नहीं करूंगी। सोच लो एरिया, अगर तुमने मना किया तो मैं डैड को बता दूंगा कि शिखर मीडिया को तुमने बचाया है, तुम्हारी उस बेवकूफ़ माँ ने नहीं। डैड को झूठ से नफरत है, वो तुम्हारी माँ को अभी खत्म कर देंगे। आपको ये कैसे पता चला? मैं ज्यादा वक्त कंपनी में नहीं रहूंगा, सारा मैनेजमेंट तुम्हें ही देखना है। बोलो, मंजूर है? ठीक है, पर वादा कीजिए कि आप मेरी माँ को परेशान नहीं करेंगे और मुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे। वादा रहा, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। मैं एक वर्धन हूँ, मेरी ज़बान ही मेरा कानून है। अब 3 काम करो। पहले, रिसेप्शन पर बोल दो कि मेरी असिस्टेंट मीरा आने वाली है, उसे सीधा अंदर भेजें। दूसरा, हमारे लिए ठंडी ड्रिंक्स मंगवाओ। और तीसरा, आज के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करो। लोकेश हॉस्पिटल में है, उसे फ्रूट बास्केट भेजो, पर असली कल्प्रिट जयेश का सच सामने लाओ और उन 20 गार्ड्स को फायर कर दो जिन्होंने मुझ पर गन तानी थी। एरिया वहां से भागी। वो जयेश को बचाना चाहती थी, पर आर्यव जानता था जयेश कहीं नहीं जाएगा और वही उसकी मौत बनेगा। आर्या के जाते ही आर्यव अपनी लेदर चेयर पर आराम से बैठ गया। उसने दरवाजे के पास खड़ी मान्या और माया को देखा, जो काफी ऑकवर्ड फील कर रही थीं। आओ, बैठो और रिलैक्स करो। सॉरी, पहले थोड़ा गुस्से में था, पर अगर मैं वैसा एक्ट नहीं करता तो कोई दोबारा गाड़ी वाला कांड करने की कोशिश करता। मालिक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई थी? माया, इतनी महंगी कार में काफ़ी सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं। अगर ट्रक भी टकराए तो वो फटती नहीं है। और तुमने नोटिस किया, दरवाजे जैम हो गए थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मान्या ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उनके कपड़े एक्सीडेंट में खराब हो गए हैं और उन्हें रात की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होना है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। फिक्र मत करो, जैसे ही मीरा आएगी हम शॉपिंग पर चलेंगे। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेने थे ना? मुझे भी नया फ़ोन लेना है, जो पसंद आए ले लेना। मान्या ने एक अजीब रिक्वेस्ट की। वो चाहती थी कि पार्टी में आर्यव उन्हें मेड ना बताएं। उन्होंने अपने दोस्तों से झूठ बोला था कि वो मैंशन में अपनी बुआ यानी हेमा के साथ रहती हैं। सच्चे बताओ, क्या तुम दोनों को उस तुषार से प्यार हो गया है? दोनों लड़कियां शर्म से लाल हो गईं और सर झुका लिया। आर्यव समझ गया। देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर मेरी एक शर्त है। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही तुषार की गर्लफ्रेंड बन सकती है, दूसरी को जिंदगी भर मेरी सेवा करनी होगी। मैं तुम दोनों को उस कमीने के हाथ में नहीं सौंप सकता जो एक साथ 2 जुड़वा बहनों के साथ खेलना चाहता हो।
क्या तुम ऐसे थरकी से प्यार करोगी? नहीं। तो कौन तुषार के पास जाएगी और कौन मेरे साथ रुकेगी? मैं मालिक के साथ रहूंगी, माया तुषार के पास जाएगी। तभी आर्या अंदर आई। उसके साथ एक एम्प्लॉय ड्रिंक्स लेकर आया और गार्ड्स फाइल्स का ढेर लेकर आए। आर्या, क्या क्लाउडी माउंटेन में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ मालिक, वहाँ हमारी नई मार्शल आर्ट्स मूवी की शूटिंग चल रही है। सुपरस्टार आर्यन खान वहाँ है। क्यों, आपको वहाँ के पुराने राजों में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, कल सुबह हम वहाँ जाएंगे। आर्या, एक बड़ी वैन अरेंज करो, मैं दबे हुए सफ़र नहीं करना चाहता। तभी मीरा, लिली एक सूट बैग लेकर तेजी से अंदर आई। आर्यव की हालत देखकर वो गुस्से में थी। मालिक, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्यव ने उसे सूट बदलने के बहाने पीछे के कमरे में बुलाया। वहां उसने मीरा के कान में धीरे से कहा, मीरा, तुम्हारा मिशन है। इन फाइल्स को देखो। अगले कुछ दिनों में उस लाल निशान वाले आदमी जयेश मेहरा को खत्म करना है और बाकी गार्ड्स को हमेशा के लिए अपाहिज कर दो। 1 घंटे बाद जब आर्यव नए व्हाइट सूट में बाहर आया तो वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। आर्या उसे देखकर दंग रह गई। क्यों आर्या, क्या मुझसे प्यार हो गया है? बकवास मत करो, कौन तुम जैसे खुद पसंद भाई से प्यार करेगा? चलो लड़कियों, शॉपिंग का वक्त हो गया है। रायव ने कार नहीं ली। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट पास ही था तो वो पैदल ही निकल पड़े। एक तरफ 2 खूबसूरत जुड़वां बहनें और पीछे एक कातिल बॉडीगार्ड। रास्ते में हर मर्द आर्यव को गुस्से और जलन से देख रहा था। आर्यव एक लग्जूरियस मोबाइल स्टोर पर रुका। ये कोई आम दुकान नहीं थी। यहाँ हर फोन पर सोना, गोल्ड और हीरे जड़े थे। ये सिर्फ एलीट्स के लिए था। वहाँ एक आदमी, लोकेश शर्मा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पसंद कर रहा था, पर जैसे ही उसने मान्या, माया और पीछे मीरा को देखा, उसकी नीयत बिगड़ गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर सीधा लड़कियों के पास आया। हेलो ब्यूटीज़, मेरा नाम लोकेश है, ग्रीन टेक में सीनियर मैनेजर हूँ। अगर आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। मेरी सैलरी 6 फिगर्स में है। लोकेश की चीख पूरे स्टोर में गूंजी। वो जमीन पर गिर गया और अपना निचला हिस्सा पकड़कर तड़पने लगा। आर्यव ने बिना सोचे उसके दोनों टंगों के बीच एक जोरदार लात मारी थी। मेरी लड़कियों पर डोरे डालने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ मैं ही इन्हें छेड़ सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने गार्ड्स को बुलाया और पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, पर तभी आर्यव ने काउंटर पर एक पर्पल जेट टोकन रख दिया। सबके सब ठिठक गए। हमने छोटे मालिक को प्रणाम किया है। इस कचरे को बाहर फेंको और इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। लोकेश और उसकी चिल्लाती हुई गर्लफ्रेंड को बाहर फेंक दिया गया। आर्यव को एक वीआईपी रूम में ले जाया गया। तुम्हें नीचे कोई फ़ोन पसंद आया? सुंदर तो है मालिक, पर हमें इतना चमक धमक वाला फ़ोन नहीं चाहिए। और तुम मीरा, तुम्हें तो फ़ोन चाहिए ही, ताकि जब मैं पास ना हूं तो तुम रिपोर्ट दे सको या मेरी माँ को खबरें भेज सको। मीरा ने मशवरा दिया कि सबको वी सीरीज़ के कस्टम फ़ोन्स मिलने चाहिए। ये आम मार्केट से 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी थी। आर्यव ने मैनेजर को ऑर्डर दिया, मुझे मेरा नया M सीरीज़ फ़ोन चाहिए। पुराना वाला पुलिस ने ले लिया है। उसे डिसेबल करो और मेरा सिक्योर नंबर ट्रांसफ़र करो। और इन लड़कियों के लिए 3 नए वी सीरीज़, 2 रोज़ पिंक और 1 पर्पल। मैनेजर पर्पल टोकन देखकर दंग रह गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली वारिस नहीं बल्कि एक एलीट है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। मालिक, आपको कैसे पता चला कि मुझे पर्पल रंग पसंद है? मैंने तो कभी नहीं बताया। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे पर्पल बालों से खेलना पसंद करती हो, बस वहीं से जान गया। मीरा शर्मा गई, पर मन ही मन सोचने लगी, ये मालिक दिन ब दिन और ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं। आर्यव मुस्कुरा दिया। उसे पता था मीरा को ये रंग पसंद है, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो हमेशा पर्पल पहनता था। ये शौक शायद उनके खानदान में ही था। आर्यव लड़कियों को पास के एक मॉल में ले गया। वो उन्हें कपड़े दिलाना चाहता था, पर लड़कियां शर्म के मारे मना कर रही थीं, खासकर जब आर्यव ने ड्रेसिंग रूम में साथ चलने की जिद की। मालिक, आप हमें शॉपिंग करने दीजिए, हमें पार्टी के लिए देर हो रही है। आप कोने वाले कैफे में हमारा इंतजार कीजिए। मीरा ने बिना पूछे आर्यव के पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकाला, उसे विंक किया और दोनों ट्विंस का हाथ पकड़कर निकल गईं। आर्यव अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि मीरा थोड़ी जेलस है, पर लड़कियों का साथ में वक्त बिताना उसके प्लान का ही हिस्सा था। आर्यव को कल के लिए कुछ तैयारियां करनी थीं। वो एक पुरानी एंटीक शॉप में गया और वहां से एक कांसा ब्रॉन्ज का सजा हुआ कप खरीदा। उसने शॉपकीपर को एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि वो उसे सीधा मैंशन भेज दे। वो नहीं चाहता था कि ट्विंस इसे देखें। उसके बाद वो एक छोटी सी देसी फार्मेसी में गया। वहां काउंटर पर एक बुजुर्ग आदमी था, एल्बर्ट नील, लेवल 34 एल्केमिस्ट। मुझे ये कुछ दवाइयाँ चाहिए। ये तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। अगर गलत वक्त पर दी गई तो बच्चा गिर सकता है। मिसकैरेज, क्या आप श्योर हैं? मैं एक प्लेयर हूँ।
एल्बर्ट समझ गया, प्लेयर्स पर आम दवाइयाँ काम नहीं करती, इसीलिए उनमें ब्लैक रोज पेटल जैसी स्पेशल चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। एल्बर्ट ने सामान पैक कर दिया। वहाँ मॉल में मीरा ने वो सब कुछ खरीद लिया जो मान्या और माया को पसंद आया था। ट्विन्स हैरान थे कि उनका मालिक इतना अमीर कैसे है। फिक्र मत करो, वो पूरा मॉल 1000 बार खरीद ले तब भी गरीब नहीं होगा। और वैसे भी क्या कल रात वो तुम दोनों के साथ नहीं सोया था, ये उसका हर्जाना समझ लो। मालिक ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें सिर्फ हग पिलोस की तरह यूज़ किया था। चलो अब एक होटल रूम लेते हैं ताकि हम नहाकर पार्टी के लिए तैयार हो सकें। होटल में जब ट्विन्स नहाकर बाहर आईं तो उन्होंने मीरा को बिना वेल के देखा। वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। कोई मूवी स्टार भी उसके सामने कुछ नहीं थी। सिस्टर मीरा, आपका और मालिक का रिश्ता क्या है? मैं उनकी पहली मेड हूँ। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। तभी मैंने फैसला किया कि इस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं की सेवा करूँगी। सूरज ढल चुका था जब लड़कियां वापस आईं। मान्या और माया लाल ड्रेसेस में कयामत लग रही थी और मीरा एक नीली सुन ड्रेस में थी। आर्यव थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने देर कर दी थी, पर उन्हें देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। आर्यव मीरा के पास गया और उसके कान में धीरे से कहा, लेकिन सबसे सुंदर तुम लग रही हो, इसीलिए जेलस मत होना। मीरा के कान शर्म से लाल हो गए। आर्यव ने उसका हाथ थामा और ट्विन्स को पीछे आने का इशारा किया। अब वक्त था तुषार की बर्थडे पार्टी। Rise of the Fallen Hair, Chapter 36, The Birthday Party Face-Off. फ्लाइंग ड्रैगन रेस्टोरेंट, माया नगर का एक मशहूर ठिकाना। आर्यव और लड़कियां वहां पहुंचे तो वेटर की नजरें उन पर से हटी नहीं रही थी। तुषार ने वहां का सबसे बेस्ट प्राइवेट रूम रिजर्व किया था। एलिवेटर में मान्या और माया काफी नर्वस थीं। उन्हें डर था कि आर्यव वहां कोई तमाशा न कर दे। फिक्र मत करो, मैं तमीज से पेश आऊंगा। मीना, पार्टी के बीच कोई सही वक्त देखकर अपना नाकाब गिरा देना, और तभी जब तुषार ट्विन से बात कर रहा हो, थोड़ा ईविल मजा आएगा। मालिक, आप कितने बुरे हैं। मीरा जानती थी कि उसकी खूबसूरती किसी का भी सर घुमा सकती थी, और तुषार तो अभी बस एक लड़का ही था। वेटर ने दरवाज़ा खोला। अंदर बलून्स और डेकोरेशंस थे। तुषार अपने 5 दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। मान्या, माया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये कौन है? ये पार्टी सिर्फ दोस्तों के लिए है। हेलो, मैं हूँ आर्या वर्मा और ये मेरी असिस्टेंट है। माफ़ी चाहता हूँ बिना बुलाए आने के लिए, पर जब मैंने मान्या को फ़ोन पर बात करते सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि आम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। सब लड़के आर्यव को मौत भरी नज़रों से देखने लगे। तुषार ने भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर हाथ मिलाया। मान्या ने तुषार को एक बॉक्स दिया। जब बॉक्स खुला तो सब हैरान रह गए। उसमें एक ब्रांड न्यू M सीरीज़ फ़ोन था जो अभी मार्केट में आया भी नहीं था। ये ओरिजिनल है। इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने इसे चुराया है? बिल्कुल क्लीन है। इन लड़कियों ने पैसे जोड़े थे पर कम पड़ गए, तो मैंने थोड़ी मदद कर दी, एक छोटे से एहसान के बदले। एहसान? आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। इनकी बुआ हेमा उस मैंशन की देखरेख करती हैं जो मेरे डैड ने मुझे माया नगर में पढ़ाई के लिए गिफ्ट किया है। मैंशन का नाम सुनते ही सब लड़कियां आर्यव में इंटरेस्ट लेने लगी। आपकी डैड क्या करते हैं? मेरे डैड एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं। उन्होंने मुझे एक छोटी सी कंपनी दी है प्रैक्टिस के लिए। क्या नाम था उसका? शिखर मीडिया। मैं उसका CEO हूँ। सब हैरान थे। शिखर मीडिया वही कंपनी थी जो शेरे हिंदुस्तान 4 बना रही थी। क्यों ना कल सुबह तुम सब मेरे साथ शूटिंग सेट पर चलो। मान्या और माया कल दिन भर मेरी मदद करने वाली हैं, तो तुम लोग भी घूम लेना। ठीक है, हम आएंगे। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। पार्टी शुरू हुई। केक आने ही वाला था। आर्यव ने मीरा के हाथ से ड्रिंक ली और अपनी अप्रेजल स्किल तुषार पर एक्टिवेट कर दी। चलो तुषार, देखते हैं तुम्हारे अंदर कौन से राज छुपे हैं। अगर तुषार मेरा बेटा होता तो मैं उसे एक चलता फिरता टैंक बुलाता। लेवल 11 पर ऐसी स्टैट्स, हैरत अंगेज। वर्धन खानदान में भी ऐसे जीनियसेस को एलीट का दर्जा दिया जाता है। पर असली मसला स्टैट्स नहीं, तुषार की किस्मत है। दुनिया में जीनियसेस आते हैं और मर जाते हैं, पर तुषार जैसे लोग लंबी उम्र जीते हैं। इसे कहते हैं सायन, यानी किस्मत का लाडला। अगर ये दुनिया एक मूवी होती तो वही हीरो होता। सारी लड़कियां, सारा पैसा और सारी पावर्स उसी की होती। गोलियां उसे छू ना पाती और लड़ाई के मैदान से वो ऐसे निकलता जैसे कपड़ों पर धूल तक ना लगी हो। ये सायन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन कीमत बाकी सबको चुकानी पड़ती है। इनसे बचने का एक ही रास्ता है, भागो और छुप जाओ, क्योंकि किस्मत और लक हमेशा इनके साथ होता है। एक बार एक देश ने इनमें से एक को न्यूक से ख़त्म करने की कोशिश की थी,
पर लॉन्चिंग में देरी होती गई और जब तक मिसाइल फटी वो साइन इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने न्यूक को बेअसर कर दिया। तुषार को केक की मोमबत्तियां बुझाते देख आर्यव को अपनी पिछली जिंदगी याद आई। वो तुषार से पहले एक एलीट स्कूल में मिला था। तुषार हर साल नए डंजन्स फतह करके वापस आता था। उसके चारों तरफ लड़कियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि एक फीमेल टीचर उसके प्यार में पागल होकर उसकी फुल टाइम मेट बन गई थी। पिछली जिंदगी में आर्यव ने मरने से पहले न्यूज़ में देखा था कि तुषार एक रॉयल प्रिंसेस से शादी करने वाला है। उसका एसएस हीरोइक फेट उसे हर बुलंदी पर ले गया था। अब मुझे ऐसे इंसान को रास्ते से हटाना होगा, सिर्फ तभी मैं मान्या और माया को पूरी तरह अपना बना पाऊंगा। मेरे लिए ये नामुमकिन नहीं है, बस एक सही मौके की तलाश है। मेरा फेट वीवर क्लास मुझे दबने नहीं देगा, उल्टा अब वो मेरा शिकार है। मेरा प्लान बिल्कुल ट्रैक पर है। तुषार, तुम्हारी महानता का रास्ता अब मेरा होगा, बस मुझे अपनी चालें सही से चलनी हैं। राइज ऑफ द फॉलन एयर, चैप्टर 38, द ब्यूटी ट्रैप एंड द मिस्टेक। कुछ ही देर में आर्यव ने सबसे जान पहचान कर ली। प्रतीक के अलावा बाकी सब आम घरों से थे। सब मीरा के बारे में पूछ रहे थे, पर आर्यव ने उसे सिर्फ अपनी असिस्टेंट बताया। वो उसे एक राज ही रखना चाहता था। जब तुषार बाथरूम के लिए निकला, आर्यव ने ट्विंस को इशारा किया। वो घबराती हुई उसके पीछे गई। फिर आर्यव ने मीरा को इशारा किया। उसका वक्त आ गया था। मालिनी शर्मा ने ये नोटिस किया और जलन में उनके पीछे निकलने लगी, पर आर्यव ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। मालिनी, दुख की बात है कि हम एक स्कूल में नहीं होंगे। मेरा एडमिशन तो एलीट स्कूल में हुआ है। एलीट स्कूल? हमारी क्लास से सिर्फ तुषार और ट्विंस का वहां हुआ है। ट्विंस का तो समझ आता है, पर तुषार, उसके मार्क्स तो मुझसे भी बुरे हैं। वहां कॉरिडोर में मान्या और माया ने तुषार को रोका। तुषार, हमें तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें हम दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है? तुम फ्यूचर में किसके साथ रहना चाहोगे? तुषार हैरान था। वो दोनों को अपने बेड पर चाहता था, पर बोल नहीं पाया। तभी उसने मीरा को पीछे से आते देखा। मीरा ने जानबूझकर अपना नकाब गिरा दिया। तुषार की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी खूबसूरत लड़की, उसका दिमाग घूम गया। दोनों, मुझे प्रेशियस बेड चाहिए। ट्विंस ने मीरा को नहीं देखा था, पर तुषार का बेड वाला जवाब सुनकर वो सुन रह गईं। वो शर्म और गुस्से में वापस रूम की तरफ भागी। उन्हें लगा तुषार सच में एक थरकी है। जब तुषार वापस आया, उसने देखा कि उसके सारे दोस्त आर्यव को घेर कर बैठे हैं। आर्यव उन्हें अपनी कंपनी और बॉसगिरी की झूठी सच्ची कहानियां सुना रहा था। पार्टी खत्म हुई। सब आर्यव के फैन बन चुके थे। मान्या, माया, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं छोटे मालिक, मेरा मतलब है आर्यव हमें ले जाएंगे। हम एक ही घर में रहते हैं ना। तुषार झटका खाकर रह गया। आर्यव ने तुषार का हाथ थमा और मुस्कुराकर कहा, हैप्पी बर्थडे तुषार, हम एलीट स्कूल में मिलेंगे, दोस्त बनकर रहेंगे। मालिनी के पास मेरा नंबर है, कल सुबह 8 बजे भूलना मत। आर्यव के जाते ही तुषार को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे आर्यव कोई विलन है और उसका दिल किया कि वो उसका चेहरा बिगाड़ दे, पर उसे क्या पता था वो शिकारी के जाल में फंस चुका है। आर्यव और लड़कियां टैक्सी से घर वापस आए। मान्या और माया इतनी नर्वस थीं कि रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मैंशन की पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो आर्यव ने टैक्सी रुकवा दी। मैं मीरा के साथ चांदनी रात में थोड़ा टहलना चाहता हूँ। तुम दोनों मैंशन जाओ और हमारे लिए डिनर तैयार करो। आर्यव मीरा का हाथ पकड़कर निकल गया। ट्विंस ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगी, ये सोचे बिना कि गार्ड उन्हें कितनी तरस भरी नज़रों से देख रहा है। वो तुषार की बातों में उलझी थीं। बेड? क्या तुषार सच में थरकी है? उन्होंने तय किया कि वो छोटे मालिक से इस बारे में बात करेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मैंशन में कदम रखा, उनके होश उड़ गए। हॉल में एक भूरे सूट वाला लड़का नकुल वर्धन सोफा पर बैठा था। उसके साथ 2 गुंडे खड़े थे। हेमा एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान था। हा, सही कहा था तुमने। हेमा ने मुझसे इतनी सुंदर छोरियां छुपा कर रखी थीं। नकुल, ये दोनों आर्यव की हैं, तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। परिवार के नियम याद रखो। आर्यव? वो भिखारी? बाप ने उसकी नाकामी पर शर्म के मारे उसे यहाँ बनवास दे दिया है। नकुल ने एक काली अंगूठी मास्टर रिंग निकाली और हेमा की तरफ इशारा किया। हेमा की गर्दन पर बना टैटू चमकने लगा और वो दर्द से चीख उठी। नकुल ने उसे तब तक पीटा जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल आया। उसे कंट्रोल में रहने का नशा था।
नकुल के पास एक नया प्लान था। उसे ऊपर से ऑर्डर मिला था, आर्यव को ख़त्म कर दो। उसे लगा आर्यव वही पुराना कमज़ोर बच्चा है जो फैमिली की सीक्रेट आर्ट्स तक नहीं सीख पाया था। रुक जाओ, हेमा को छोड़ो, मालिक आते ही होंगे, वो तुम्हें सज़ा देंगे। अच्छा, तो बुलाओ अपने मालिक को। नकुल ने ट्विंस की तरफ अपनी अंगूठी दिखाई, पर कुछ नहीं हुआ। आर्यव ने पहले ही उन्हें ब्रांड कर दिया था, इसलिए नकुल की अंगूठी बेअसर थी। गुस्से में नकुल ने उनकी लाल ड्रेसेस फाड़ दी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जब वो लूज़र आर्यव आएगा तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मर्द कौन है, और फिर उसके मज़े के बीच ही उसे मौत की नींद सुला दूंगा। बॉस, हमारा क्या? फिक्र मत कर, मेरा काम होने के बाद तुम्हारी बारी होगी। आज की रात ये लड़कियां जिंदगी भर याद रखेंगी।